एपिसोड 1 कैरियर एनालिसिस। जी हाँ, मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करो जहाँ पे आपका बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी, एमकॉम, एमबीए, हर एक सीरीज के ऊपर बात करूंगा। पर्टिकुलर एक स्ट्रीम को लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम हो गया आज के लिए, तो उसमें आपको कैरियर एनालिसिस दूंगा। आप सब्जेक्ट्स को लेकर आप क्या कोर्सेज कर सकते हो, सैलरी कितना होगा, जॉब क्या मिल सकता है, आपका प्रोस कॉन्स, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए आज का वीडियो में बात करूंगा बीकॉम के बारे में। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मैं क्या क्या चीज़ें बात करूंगा। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो तो मैंने अपना 11-12 स्कूल से किया था, लेकिन बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज से भी करते हैं। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है स्कूल और कॉलेज में। स्कूल में हो तो सीबीएसई होता है और कॉलेज में हो तो सेबा होता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट आएंगे कहेंगे सेबा बहुत इजी है, सीबीएसई बहुत इजी है, सेबा सबसे टफ है, सीबीएसई सबसे टफ है। बहुत डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा इस टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आप स्कूल से हो, कॉलेज से हो, सेवा और सीबीएसई मैटर नहीं करता। आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कैसे एग्जाम दे रहे हो, कैसे अपना उस चीज़ को आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बताऊंगा स्कूल्स में, अगर आप बीकॉम स्कूल कर रहे हो 11-12 तो क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं जब पढ़ा था मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, उसका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स और एक दो सब्जेक्ट मैं मिस कर रहा होगा, फिर ऐड हो चुका होगा। लेकिन मेजरली आपका इस तरह का सब्जेक्ट स्कूल में होता है। लेकिन आप कॉलेज से पढ़ रहे हो तो कॉलेज में अभी आपका कुछ कुछ हिसाब से सेम सब्जेक्ट्स ही होगा, लेकिन शायद पीएचडी नहीं होगा, उसकी जगह आपका शायद बैंकिंग सब्जेक्ट होगा। बाकी कुछ कुछ सिमिलर ही है, ठीक है। लास्ट ईयर में होती है, ये बात आपका दिमाग में जरूर घुसाएगा, वो है कि बीकॉम में आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। बीकॉम में मैथ्स है, अगर आपका वीक दिमाग है, मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकते तो बीकॉम में लेके फायदा नहीं भाई, दूसरा सब्जेक्ट लो। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़रा मिथ है। देखो आप 11-12 में हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, 11-12 से स्टूडेंट देख रहा है, तो एक चीज़ दिमाग में घुसा लो, आपको आपका अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटेंसी आगे जाके आपको हेल्प करने वाला है। चाहे बैलेंस शीट मैच करो, आगे जाके जॉब्स करो, उसमें अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात नहीं है कि मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका कुछ महीनों तक आपको हो जाएगा। और इतना टफ नहीं है क्योंकि मैंने किया है, और बीकॉम या फिर कॉमर्स इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। 11-12 के लिए मैं थोड़ा सा बात कर दिया था कि आप डरो मत। बारी आता है कॉलेज का बारे में। बीकॉम में आप जा रहे हो, बीकॉम इसी के लिए हम बात करो बीकॉम का क्या क्या सब्जेक्ट होता है। मैं छोटा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला सब्जेक्ट होता है आपका अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन साइंस, फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टूरिज्म, मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटर का भी होता है। तो कुछ कुछ आपको अगर मैं आइडिया देने के लिए साइड में एग्जांपल दे दिया सब्जेक्ट्स का, तो देखो अब बहुत लोग कहेगा ये यार टफ, बहुत सब्जेक्ट टफ है, या फिर पहली बार मैं सुन रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग, क्या होता है, ये मार्केटिंग क्या होता है। कुछ नहीं है भाई, बस एक टर्म है, एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का टर्म है। जैसे बिजनेस हो गया, बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो इतना दिमाग मत लगाओ। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, 11-12 पास कर लिया, अभी अगर आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस सीखा, प्रोस्पेक्टस मतलब ये वाला चीज़, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इसको कहता है, ठीक है। ये जो चीज़ देख रहे हो इसको प्रोस्पेक्टस कहता है। तो जब स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस लेता है, उसमें उनको सब्जेक्ट का नाम होता है, वो देख के बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अपने घर पे कहते हैं मुझे कॉमर्स नहीं करना, मुझे ये करना है। तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स का नाम अगर टफ है, डिफिकल्ट है, पहली बार सुन रहे हो, इसका मतलब टफ होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 साल का आपका बीकॉम का कोर्स होता है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी कुछ टफ नहीं है। 1-2-3 महीना दे दो अपने आप को, फिर उसको समझो, उसको पढ़ो, सब्जेक्ट्स को पढ़ो, बुक्स को खोल के पढ़ोगे तो आपको जब बुक्स का जो कंटेंट्स दिखता है वो पढ़ो, आपको समझ आने लगेगा। ऐसे आप फर्स्ट सेम से सेकंड सेम, जब आप थर्ड सेम में पहुंचोगे ना, आपके लिए सब कुछ ईजी होने लगेगा। आप सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बीकॉम का जो, अगर आप 11-12 करके बीकॉम कर रहे हो 3 साल का, टफ नहीं बारे में। लेकिन अभी बात करूँगा, आप बीकॉम तो कर लिया, ठीक है, अपने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकंड डिवीजन से कर लिया, लेकिन अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने बीकॉम तो कर लिया, मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ, एमकॉम कर सकता हूँ, एमबीए कर सकता हूँ, क्या कोर्स कर सकता हूँ, क्या जॉब्स मिलेगा, तो उसके बारे में बात करूँगा। तभी बात करूँगा मैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है, क्या कोर्स कर सकते हो आप बीकॉम करने के बाद। आप चाहे तो आप एमबीए कर सकते हो, आप सीए बन सकते हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद एमकॉम, उसके बाद सीएफए, उसके बाद आपका बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, या फिर सीएमए, या फिर सीपीए, या फिर फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, या फिर सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर, या फिर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, मतलब बीएड कर सकते हो। फिर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप जो मैं यहाँ पे साइड में 14-15 लिस्ट दिया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पॉज करो, और यहाँ से 14 में से आप 2-4 पॉइंट को हाईलाइट करो कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप कौन सा बेस्ट हो। आप एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या फिर आप बीएड कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी यहाँ से जो भी आपको लगता है कि आप इसमें स्ट्रांग हो, प्लीज़ सिलेक्ट करो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्ट करो, पॉइंट करो, स्क्रीनशॉट लो उसका, फिर वीडियो खत्म होने के बाद चाहे जाके गूगल पर जाओ, सर्च करो, सो समझो कि एमकॉम क्या होता है, एमबीए क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा आप सभी स्टूडेंट को। आप जब इस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, उससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि ये चीज़ क्या है, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए वीडियो बना रहा था कि आपको बता कि जो भी मैं 14-15 लिस्ट दिया हूँ, आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकता है, आपका लाइफ ये कोर्सेज बना सकता है मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बता रहा हूँ
आपको, समझो बात को, स्क्रीनशॉट लो, गूगल जाओ, सर्च करो इसके बारे में, जिंदगी भर के लिए मुझे थैंक्स करोगे अगर आप थोड़ा समझ के इसके बारे में। तो ये तो आपको उसमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, लेकिन नहीं है, लेकिन मुझे जॉब करना है, लेकिन मैं क्या जॉब कर सकता हूँ, बीकॉम कर मैं क्या बन सकता हूँ, तो वो बताने वाला है। ठीक है, जॉब सैलरी क्या बताने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सुनने के लिए। तो पहले बताऊंगा क्या जॉब्स आप कर सकते हो, किस जॉब के अंदर घुस सकते हो, या फिर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपका बीकॉम करने के बाद। अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बिजनेस एनालिसिस बन सकते हो, फाइनेंशियल ऑफिसर, सेल्स एनालिसिस, जूनियर एनालिसिस, टैक्स अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, या फिर आप बैंक्स में काम कर सकते हो, बजट प्लानिंग कर सकते हो, आप सीए बन सकते हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ भाई, सब 20 में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बताया है। ये हर एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता बीकॉम के बाद क्या करना होता है। तो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ इसलिए कि पॉज करो, स्क्रीनशॉट मारो चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ लॉकडाउन, जिंदगी में लॉकडाउन नहीं चलने वाला, लॉकडाउन खत्म होने के आपको कुछ ना कुछ जॉब करना है। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो ये जॉब्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। चीज़ों के ऊपर स्क्रीनशॉट लो, वीडियो खत्म कर जाके गूगल करो कि ये सीए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, ये क्या होता है, बिजनेस प्लानर क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जाके सर्च करो, तभी तो आपका लाइफ बनेगा ना। अभी बात करूँगा सैलरी के बारे में। तो मान लो कि एग्जाम्पल के साथ मैं सैलरी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अगर सैलरी अराउंड 10 to 25,000 के बीच में, आप अगर नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आप नॉर्मल बिजनेस में कुछ कर रहे हो, तो 10 से लेकर 25,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। लेकिन आप सीए बन चुके हो, चार्टर्ड अकाउंट बन चुके हो, तो आपका सैलरी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका पर एनम जा सकता है। देखो, सैलरी के बारे में मत सोचो, लेकिन जो आप चीज़ में पैशन हो, अगर आपको करना है तो करो, पैसा आपके सामने खींचा चला आएगा। तो वीडियो पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपका कोर्सेज क्या है, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सैलरीज, फिर उसका कोर्सेज, मतलब सब्जेक्ट्स, मतलब हर एक चीज़ में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया। इस तरीके का वीडियो अगर मुझे क्लास 10 में, 11 में, 12 में, या फिर कॉलेज के बाद कोई मुझे दिखा दिया होता ना, तो शायद मैं लाइफ अभी तक बदल चुका। टॉपिक के ऊपर वो है बैक्स कैसे क्लियर करता है, जिसके लिए बहुत सा स्टूडेंट रुके हुए थे। बहुत ज़्यादा बैक्स आता है, फर्स्ट सेम में बैक है, सेकंड सेम बैक है, थर्ड सेम में हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर में हो, जो मेरे साथ फिलहाल हुआ था। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं किसी को यहाँ पे नहीं बताने वाला, पॉइंट आउट नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं क्लास फर्स्ट सेम में था, सेकंड सेम में था, मुझे दो सब्जेक्ट में बैक आया था, तो मैं बहुत डर गया था एज अ स्टूडेंट। मैं सोचा यार बैक आ चुका है, क्लियर कैसे करो। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ से क्या चीज़ ऐसा कर सकता हूँ जो मेरा बैक आ रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा 4-5 पॉइंट निकाला जिससे मुझे लगा कि हाँ, इससे मुझे बैक आ रहा है। वो है कि मैं पहले एनालाइज किया, वो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होता है। देखो, अब जब एग्जाम देते हो तो 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आपका एक पेपर है, आपका दोस्त का एक पेपर है। एक पेपर में आपका दोस्त ने बहुत अच्छा हैंड राइटिंग से लिखा है, उसे एक आंसर खत्म करने के बाद उसने ऐसा खींच कर लाइन दिया है, सबको डिस्टिंग्विश किया कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3। लेकिन मान लो कि उसका जो आंसर लिखा है वो बहुत ज़्यादा गलत है, या फिर ऑफ टू द पॉइंट नहीं है, लेकिन उसने एक पेपर लिखा उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन एक साइड में मान लो आपका पेपर है जहाँ पे आपने सब कुछ राइट आंसर लिखा है, ऑन द पॉइंट लिखा है, 5 मार्क के लिए आप 2 पेजेस लिखा, लेकिन आपने गलती क्या है, आपने हर आंसर के बाद लाइन वाइन नहीं दिया, आपने बस जैसे जैसे आंसर लिख दिया। हैंड राइटिंग बहुत खराब है, ऐसा टीचर को समझना है, डॉक्टर हैंड राइटिंग। तो आप सोचो, इस पेपर को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इस पेपर को जिसको अच्छे से प्रेजेंट किया है ना, ऑब्वियसली इस पेपर को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। चाहे आपने कितना अच्छा से लिखा भी हो, लेकिन आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप पेपर में कैसे जैसे करके प्रेजेंट कर रहे हो, आप लाइन नहीं दे रहे हो आंसर खत्म होने के बाद, तो आपको ऑब्वियसली अगर आपको 5 मिलना है तो आपको 2 मिलेगा। अगर इस स्टूडेंट को जो उसने अच्छे से प्रेजेंट किया, उसको अगर 5 में से ज़्यादा 4 या 3 मिलेगा। था राइटर आंसर तो लिख रहा था, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत खराब, हर एक आंसर के बाद लाइन नहीं देता था, प्रेजेंट नहीं करता था। तो ये चीज़ आपको करना है कि आपको पेपर प्रेजेंट अच्छे से करना है, ताकि जो टीचर चेक कर रहे हैं पेपर, उनको लगे कि हाँ, स्टूडेंट का हैंड राइटिंग अच्छा है, उसने प्रेजेंट अच्छे से किया, तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट की तरफ वो है कि जब आपने मान लो कि आपने अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर तो कर लिया, आपने प्रेजेंटेशन टिप्स भी दे दिया, आपने प्रेजेंट भी किया, लेकिन अभी आपको कि मुझे तो आंसर आता ही नहीं, तो मैं आंसर लिखूँ कहाँ से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेकंड सेम में एग्जाम दे रहा था, मुझे जो आंसर नहीं आता था मैं छोड़ देता था, चाहे वो 10 मार्क का हो चाहे 5 मार्क का, मुझे लगता है छोड़ देना ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ये बहुत स्टूडेंट गलत करता है। 80 मार्क्स एग्जामिनेशन हो चाहे 100 मार्क्स एग्जामिनेशन हो, आपको करना है हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपका आंसर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। कि मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत आंसर का आइडिया मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस क्या है, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, आप सोचो कि हाँ बिजनेस ये हो सकता है, उसका पॉइंट में जब आपका आंसर ना आता होगा ना, उसका पॉइंट के हिसाब से आप एनालाइज करो। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, उसको अगर 5 मार्क का है ना, तो उसको 1 पेज 1.5 पेज लिखो, आपको 3 या 4 या फिर 2 तो जरूर मिलेगा। जहाँ सबको 0 मिलने वाला था, आप उसको बना के भी लिखते हो, सोच समझ के लिखते हो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, चाहे आपका आंसर आए ना, लेकिन उसको लिख के आता हो ना,
गारंटी के साथ कह सकते हो आपका आपका बैक्स का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये पूरा आंसर रट्टा मार लेगा, एग्जाम जाएगा भूल जाएगा, वैसा आपको नहीं करना है। आपको करना है, आप जैसे मान लो व्हाट इज बिजनेस है, बिजनेस के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स आता है, मेकिंग प्रॉफिट, उसके बाद बिजनेस फॉर पार्टनर्स, बहुत सारे पॉइंट्स आता है। तो आपको बस याद रखना है वो पहला लाइन, जैसे बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट, बस प्रॉफिट को याद रखो। फिर सेकंड पॉइंट में याद रखो पार्टनर्स। तो मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो लेकिन उसका पॉइंट्स के हिसाब से याद रखो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो चाहे वो 10 मार्क का भी, आप 10 पॉइंट को आप इतना करके भी आधा आधा पेज से क्यों लिख दोगे ना, चाहे उस पॉइंट को याद रखे, गारंटी के साथ आपको मार्क्स मिले। तो आपसे रट्टा मारना छोड़ दो, सिर्फ आपको पॉइंट्स को याद रखना है, पॉइंट्स को आप बना करके लिख सकते हो। और स्टूडेंट के बाद थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी होता है, सब बना के लिख सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये 3 चीज़ बता दिया। तो ये तो था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता, लेकिन वीडियो पे आपको जितना भी एक्सपीरियंस था सब शेयर किया। अगर कोई स्टूडेंट इस बात को समझ चुका होगा तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स यही से सॉल्व हो सकता है। तो वीडियो को अभी आपको करना है शेयर, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। मैं सोचता हूँ ऐसा कैसे अलग कंटेंट आपको डिलीवर करूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब मारो, मैं आपका ऐसा वीडियो देते रहता हूँ, डेली वीडियोस बनाता हूँ। बेल आइकन को बजाओ। देखने का शुक्रिया, बाय।